गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से संबंधित प्रश्न पहला है, गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? तो 319 से लेकर 500 ईस्वी। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा इसमें। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया? तो ये है प्रवरसेन प्रथम। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। ये वाकाटक शासक थे प्रवरसेन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन डी सही होगा। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, ये है समुद्रगुप्त। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो ये है समुद्रगुप्त। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? तो ये अशोक और समुद्रगुप्त। यहाँ पर सी और डी दोनों होगा। यहाँ पर आप इसे डिटेल से देख सकते हैं। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो समुद्रगुप्त के। ऑप्शन डी सही होगा। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या था? तो महेंद्र था। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर का। ऑप्शन ए सही होगा। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी, तो ये थी समुद्रगुप्त की। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। निम्नलिखित कथन पढ़िए, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा इसमें से सही कथन है। पहला है, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। पहला सही होगा। उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की। दूसरा गलत है, वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। पहला और तीसरा सही है। इस प्रकार ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। ये जो देवी चंद्रगुप्तम नाटक है, इसकी रचना विशाख दत्त ने किया था। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश है। इस तरफ उनके राज्य दिए गए हैं, तो यहाँ पर सही ऑप्शन सी होगा। ये हम इसे नीचे देख लेते हैं। धनंजय का राज्य है कुस्तलपुर, नीलराज का अवमुक्त, उग्रसेन का पालक्का और विष्णुगोप का राज है कांची। दिल्ली की कुबल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में? तो ये चंद्र की। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा इसमें। बाकी आप यहाँ पर इसे डिटेल से देख सकते हैं। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा राजवंश कूड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो ये है गुप्त। ऑप्शन सी सही होगा। कूड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने घोड़ों पर विजय प्राप्त की थी? स्कंदगुप्त ने। ऑप्शन सी सही होगा। गुप्त सम्राट जिसने घोड़ों को पराजित किया था, तो ये है स्कंदगुप्त। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। इसमें से किस गुप्त शासक ने घोड़ों को पराजित किया था? तो ये है स्कंदगुप्त। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने घोड़ों को पराजित किया था? तो यह है भीतरी स्तंभ लेख। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? गूढ़ आक्रमण, प्रशासन का सामंती ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, अरब आक्रमण नहीं था। आंसर यहाँ पर डी होगा, जो नहीं है। शक विजेता किसे जाना जाता है? तो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी होगा। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। तो यहाँ पर ये दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। शकों के विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए? तो ये चांदी के थे। ऑप्शन बी सही होगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में यात्रा किया था भारत की? तो ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह इस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया था। तो ये किया था वाकाटक वंश में। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। प्रभावती गुप्ता शासिका थी, तो ये थी वाकाटक वंश की थी। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कुमार गुप्त से संबंधित है मंदसौर अभिलेख, प्रतीक ये तक्षशिला अभिलेख, प्रभावती गुप्ता से उदयगिरी ये गलत है, और समुद्रगुप्त से संबंधित है एरन अभिलेख। यहाँ पर ये जो उदयगिरी गुहा अभिलेख है ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, बाकी यहाँ पर सही है। प्रभावती गुप्ता का उदयगिरी से कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है। निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? ये है दसपुर अभिलेख। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो ये है कुमार गुप्त प्रथम। ऑप्शन डी सही होगा। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? तो ये है दसपुर शिलालेख। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। एक तरफ शासक दिए गए, एक तरफ रानियां, इनका मिलान करना है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन ए होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। चंद्रगुप्त की रानी है कुमार देवी, समुद्रगुप्त की दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की कुबेर नागा और कुमार गुप्त प्रथम की है अनंत देवी। तो यहाँ पर ये यूपी बीईओ प्री 2019 का प्रश्न है। सही ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। निम्न में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? तो ये होगा भुक्ति, विषय, वीथी और ग्राम। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। ईसा की तीसरी शताब्दी से जबकि हुण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए थे दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? तो ये है ताम्रलिप्ति। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो यहाँ पर ऑप्शन इसमें ये सही होगा। ये आप यहाँ पर इसे डिटेल से देख सकते हैं। इस तरफ भड़ौच है, भड़ौच, कल्याण, काम्बे आदि से उत्तर भारतीय व्यापार होता था। तो यहाँ पर एक से ज्यादा ऑप्शन होंगे, इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। भारत के दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकती है? तो ये होगा बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। ऑप्शन इसमें सी सही होगा। बाकी आप यहाँ पर डिटेल से देख सकते हैं। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको ये बताना है। प्रत्येक श्रेणी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। तो यहाँ पर जो पहला है ये तो गलत है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। दूसरा, तीसरा सही है। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित है? वस्त्र उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। प्राचीन काल में किस वर्ण को सातवार भी कहा जाता था? तो ये है वैश्य। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो इसमें कोई भी एक ऑप्शन सही नहीं होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। सुश्रुत को शल्यक्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। सौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार साहित्यकार थे। सौमिल्य गुप्तकालीन नाटककार है जिसे कालिदास ने भास और कवि पुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया, क्योंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 ईस्वी से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मान्यकाल से बाद का है। इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन इसमें
ई सही होगा। उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने अंतिम उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए माना है। सुश्रुत, तो आप इसे देख सकते हैं, इसे हमें ऊपर भी कवर किया है। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो यह है भास्कराचार्य। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। लीलावती के लेखक थे तो ये थे भास्कराचार्य। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। दूसरा है तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तो पहला सही है, लेकिन ये दूसरा वाला गलत है। 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। यहाँ पर तीसरा चौथा पहला सही है, दूसरा गलत होगा। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया, ये स्थित था पाटलिपुत्र में। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो यह है छपड़क। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो ये है आर्यभट्ट। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो यह है दीनार। ऑप्शन बी सही होगा। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दीनार। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था, इसे रूपक कहा जाता था। ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो ये हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन ए सही होगा। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, तो ये प्राकृत बोलते थे। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये एरण अभिलेख से। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। गुप्त संवत की स्थापना किसने किया था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। एक तरफ सम्राट है, एक तरफ विरुद्ध दिया गया है, यानी ये उनके उपनाम है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं इसे। अशोक को कहा जाता है प्रियदर्शी या प्रियदर्शी। समुद्रगुप्त का उपनाम पर क्रमांक चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त का है क्रमादित्य। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये थी गुप्त काल की। ऑप्शन ए सही होगा। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान भी दिया था? तो ये है गुप्त वंश। ऑप्शन ए सही होगा। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये है गुप्त। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो ये है इनमें से किसी भी काल में नहीं। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। ऋग्वैदिक काल को छोड़कर प्राचीन भारतीय इतिहास में स्त्रियों की स्थिति कभी भी अच्छी नहीं रही है। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो ये थी उपज का 6ठा भाग था। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो ये 1/6। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? उपज का 6ठा भाग। ऑप्शन बी सही होगा। बिना किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? तो ये है बिना जोती हुई जंगली भूमि। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यावाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं भूमाप को? ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हीं कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती है? तो ये है ब्राह्मणों को। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते हैं, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को उदक भोग कहा गया है, तो यहाँ पर हिरण्यमौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। बाकी आप देख सकते हैं। 3वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था, तो ये लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटाशाला, कधूरा तथा
चौल किस लिए विख्यात थे? विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के लिए। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। तोरमाड़ किस जाति दल का था? तो ये था हूण का। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिरपुर को पराजित किया था? तो ये है यशोधर्मन। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। चीनी तीर्थ यात्री जिसने 6वीं शताब्दी में भारत दर्शन किया? तो ये है सुंग युन। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन इसमें ई होगा। ये नीचे देख लेते हैं। चीनी यात्री सुंग युन ने 518 ईस्वी से 521 ईस्वी तक भारत की यात्रा की थी। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो ये है समुद्रगुप्त। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और बताना है यहाँ पर कौन सा सही है। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवी अधिकारों का दावा करते थे, तो पहला सही है। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, दूसरा गलत है। यहाँ पर उन्होंने भूदान की परंपरा को विस्तारित किया, पहला तीसरा सही है। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम दृष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था? तो ये हुआ था भारत में। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छ कटिकम का विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। प्राचीन सांख्य दर्शक में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये है कपिल का। ऑप्शन ए सही होगा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो ये है सांख्य दर्शन। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है कपिल के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करके बताना है कि कौन सा सही होगा। सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई ब्रह्म प्रभाव अथवा कारक। तो यहाँ पर केवल दूसरा सही होगा, पहला गलत है। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। कथन है यहाँ पर कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता है। कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी सत्ता द्वारा नहीं। तो यहाँ पर ये दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। योग दर्शन के आविष्कारक है पतंजलि। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो इसमें अनुस्मृति ये अष्टांग योग का अंग नहीं है, बाकी प्रत्याहार, धारणा और ध्यान है। बाकी आप यहाँ पर इसे डिटेल से देख सकते हैं। इसमें आते हैं योग के 8 अंग, ये यथा है, ये है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, तो ये थे पुष्पमित्र शुंग के। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो ये हैं गंगेश और उदयन। बी और डी दोनों होगा यहाँ पर। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? तो ये है चारवाकों की। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? तो ये है चारवाक। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। अधोलिखित में से कौन एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? तो ये होता है काम। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। चारवाक दार्शनिक प्रणाली लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो ये किया था गौतम ने। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। न्याय दर्शन के संस्थापक थे, तो ये थे गौतम। ऑप्शन सी सही होगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम।
न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, सांख्य दर्शन के कपिल, वैशेषिक के कणाद और पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे। मीमांसा के प्रणेता कौन थे? तो ये थे जैमिनी। ऑप्शन डी सही होगा। एक तरफ दर्शन है, एक तरफ मोक्ष प्राप्त करने का तरीका है, तो यहाँ पे आपको मिलान करके बताना है कौन सा सही है। इसमें सही ऑप्शन बी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। न्याय दर्शन में मोक्ष प्राप्त करने का तरीका तार्किक चिंतन है। मीमांसा दर्शन में वैदिक अनुष्ठान करने से, सांख्य दर्शन में वास्तविक ज्ञान का अतिक्रमण करने से, अभिग्रहण करने से, और वेदांत दर्शन में आत्मज्ञान होने से मोक्ष का प्राप्त किया जाता है। खट दर्शन एवं उनके प्रवर्तक निम्नलिखित हैं, तो यहाँ पर ये लिस्ट दी गई है। इसमें आप आंसर देख लीजिए। इसमें जो सही आंसर होगा वो इसमें भी होगा। बाकी आप हम यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट दिए गए हैं वो देख लेते हैं। इस तरफ दर्शन है, इस तरफ प्रवर्तक है। न्याय दर्शन के हैं गौतम, पूर्व मीमांसा दर्शन के जैमिनी, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, वेदांत दर्शन उत्तर मीमांसा के हैं बदरायण, वैशेषिक दर्शन के हैं कुलूप, कणाद मुनि, और योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि। निम्न में से कौन ईसा युग्म प्रदर्शन प्रचारक सही सुमेलित है? तो ये होगा न्याय का गौतम। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? तो ये है मीमांसा। ऑप्शन सी सही होगा। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। ऑप्शन डी सही होगा। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये है वैशेषिक। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो ये है महर्षि कणाद। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय खट दर्शन का भाग नहीं है? तो मीमांसा, वेदांत, न्याय और वैशेषिक सांख्य योग है। लोकायत और ये कापालिक नहीं है। आंसर यहाँ पर इसमें सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नास्तिक विचारधारा है? तो ये है बौद्ध। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? तो ये है चारवाक। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। अद्वैत दर्शन के संस्थापक है, तो ये है शंकराचार्य। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। शंकर के दर्शन को कहा जाता है अद्वैतवाद। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? शंकर को। ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो ये है ज्ञान के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो ये हैं रामानुजाचार्य। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? तो ये अभिनव गुप्त हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें भी सही होगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में समर्थक दिया गया है, सूची 2 में किस समय से गणना की जाती है? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो इसमें डी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। विक्रम संवत को कृत संवत या मालव संवत भी कहते हैं। इसकी तिथि 57 या 58 ईसा पूर्व मानी जाती है। शक संवत की तिथि 78 ईस्वी मानी जाती है तथा इस संवत का प्रवर्तक कनिष्क को माना जाता है। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में की थी। चूंकि प्रश्न में इसका मिलान 320 ईस्वी से किया गया है, जो कि इसके निकटतम स्थित है। कली संवत 3102 ईसा पूर्व माना जाता है तथा दिए गए विकल्पों के अनुसार यहाँ पर जो सही विकल्प होगा इसमें वो डी होगा। बाकी आप मिलान स्वयं भी कर सकते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए टूट से सही उत्तर चुन के बताना है। यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा? विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ। गुप्त काल सन 319 ईस्वी से आरंभ हुआ। भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ। तो ये चारों ही कथन सही है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। गधैया था, तो ये एक सिक्का था। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। गधैया एक प्रकार का रजत सिक्का था। इस सिक्के को तसई नियम सिक्कों के अनुकरणों पर चलाया गया था। पूर्व मध्यकाल के दौरान 8वीं-9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य ये सिक्के मुख्यतः पश्चिमी भारत में प्रचलन में थे। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख तक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा
601 ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। यहाँ पर आप इसे जोड़ सकते हैं। मालव संवत किस नाम से भी जाना जाता है, जिसे कृत संवत भी कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। एक चालू के अभिलेख के तिथि अंकन में सत संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। मौखर शासकों की राजधानी थी कन्नौज, ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सर्ववर्मन, गया ताम्रपत्र, तो ये पहला ही यहाँ पर गलत होगा। सर्ववर्मन का ताम्र मुद्रा अभिलेख ये असीरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रशस्त अभिलेख, ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख और जीवित गुप्त द्वितीय से संबंधित है देववर्णा अभिलेख। तो यहाँ पर ये जो सर्ववर्मन का ताम्र मुद्रा लेख अभिलेख है ये असीरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ना कि गया से, तो यहाँ पर ये गया ताम्रपत्र नहीं होगा। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें शासन था मगध के गुप्त का, मालवा के परवाह नहीं थे, थानेसर के पुष्पभूति थे, कन्नौज के मौखरी थे, देवगिरी के यादव नहीं थे, वल्लभी के मैत्री थे। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो सही ऑप्शन होगा वो इसमें बी होगा। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? पुष्पभूति ने, ऑप्शन ए सही होगा। आज के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? तो ये कल्हड़, ऑप्शन बी सही होगा। हस्तचलित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने, ऑप्शन बी सही होगा। हस्त के साम्राज्य की राजधानी थी तो कन्नौज थी, ऑप्शन ए सही होगा। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज, ऑप्शन सी सही होगा। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयाग में, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था तो ये है प्रयाग, ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने, ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो ये है पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था 618 ईस्वी, ऑप्शन बी सही होगा। सभी बाण निवासी थे तो ये थे यहाँ पर उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। बाणभट्ट का जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित प्रीतिकूटा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रभानु तथा माता का नाम राजदेवी था। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भरा गया था? सम्राट हर्ष, ऑप्शन बी सही होगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ये है ह्वेनसांग, ऑप्शन बी सही होगा। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग या ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया। इस संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा। सड़क और नदी मार्ग लूट मार्ग से पूरी तरह सुरक्षित है तो ये गलत होगा। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को नौ घाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। ह्वेनसांग चीन के तांग वंशी शासक ताई सुंग के समकालीन था तथा किसी के राज्य का नागरिक था। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा, ऑप्शन बी सही होगा। कौशेष शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में, ऑप्शन डी सही होगा। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है
की रचना, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। चीनी यात्री जिसने भीड़ माल की यात्रा की थी तो यह ह्वेनसांग, ऑप्शन सी सही होगा। की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है तो ये ह्वेनसांग से जुड़ा है, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। चीनी यात्री स्टिंग ने बिहार का भ्रमण किया था, लगभग उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इन्होंने भ्रमण किया था 671 से 995 ईस्वी में जब वह युवक था। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के रूप में हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है तो ये है विनिमय पत्र, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? इंतु, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान, ऑप्शन ए सही होगा। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा, ऑप्शन ए सही होगा। नालंदा कहाँ पर है तो ये बिहार में है, डी सही होगा। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। कथन कारण है जिसमें कथन है सामंतवाद का विकास उत्तरोत्तर काल की कृषक संरचना की मुख्य विशेषता थी, क्योंकि इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया था। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही है, तो इसमें ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ऑप्शन इसमें ए सही होगा। निम्नलिखित कथनों पे विचार करके बताना है कौन सा सही है। चीनी यात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महायान परिषद में भाग लिया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। तो यहाँ पर दोनों ही कथन गलत हैं, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। डिटेल में आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा इसमें से कथन सही है। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासन काल के दौरान भारत आया था। ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो यहाँ पर दोनों ही कथन गलत हैं, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो आपको यहाँ पर गलत बताना है। ये हम नीचे देख लेते हैं डिटेल से। फाहियान के भारत भ्रमण का काल केवल 10 वर्ष 402 से 412 ईस्वी तक रहा, जबकि उसकी चीन से कुल यात्रा की अवधि 399 से 414 ईस्वी तक रही है। ह्वेनसांग का भारत भ्रमण 629 से 645 ईस्वी रहा है। स्टिंग का भारत भ्रमण 671 से 695 था, जबकि अल मसूदी ने 915 से 916 ईस्वी में भारत का भ्रमण किया था। यहाँ पे आपको बताना है इनमें कौन सा कथन सही है। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, आबूस ईद, अल मसूदी तथा अलबर्नी ने किया है। सामपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है, तो ये दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं तो अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता पहला गलत होगा। भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बयान। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही है, इस प्रकार सही ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। तो ये सी वाला गलत है, बाकी सभी सही हैं। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, इनका जन्म हुआ था केरल में, ऑप्शन बी सही होगा। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं, तो ये है जोशी मठ, द्वारकापुरी, श्रृंगेरी, ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है तो मानसरोवर नहीं है, ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। रवि कीर्ति पुलकेशी द्वितीय से समय के हैं, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, हरिसेन हर्ष के समय काल के यहाँ पर नहीं है, दंडी नरसिंह वर्मन के काल के हैं। यहाँ पर जो सी है ये गलत होगा। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता तथा समुद्रगुप्त का संधि
विग्रहिक सचिव था, जबकि हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था। बाकी सभी सही हैं। एक तरफ दरबारी कवि है, एक तरफ राजा दिए गए हैं, तो यहाँ पर सही ऑप्शन इसमें बी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी एवं उनके नवरत्नों में से एक थे। हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त की संघ के विग्रहिक एवं सचिव तथा बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। यहाँ पर आपको बताना है इसमें से मिलान करने के बाद में कौन सा इसमें सही होगा, तो यहाँ पर सही ऑप्शन डी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। भोज धार से संबंधित है, दुर्गावती गोंडवाना से, समुद्रगुप्त विदिशा से और अशोक उज्जैन से। भारत के इतिहास के संदर्भ में यहाँ पे बताना है कि प्रसिद्ध स्थल है। इस तरफ वर्तमान राज्य कौन कौन से यहाँ पर सही सुमेलित दिया गया है, तो भीलसा मध्य प्रदेश में है, द्वार समुद्रा महाराष्ट्र में नहीं है, गिरिनगर गुजरात में है, ये भी सही है, स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश में नहीं है। यहाँ पर पहला और तीसरा सही है, इस प्रकार सही ऑप्शन ए होगा। भीलसा ये मध्य प्रदेश में है, द्वार समुद्र हलेबीड ये कर्नाटक में है, गिरिनगर गुजरात में और स्थानेश्वर ये हरियाणा में स्थित है। अब देखते हैं प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से संबंधित प्रश्नों को। पहला है खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, तो ये थे चंदेल, ऑप्शन ए सही होगा। खजुराहो का कंदैया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? चंदेल ने, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर दिए, खजुराहो के मंदिर दिए, तो ये है चंदेल, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। चंदेल राजाओं ने निर्माण किया था, तो ये किया था खजुराहो का, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। खजुराहो के मंदिर संबंधित है हिंदू धर्म और जैन धर्म से, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? चंदेल, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। खजुराहो का माउंटेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को, ऑप्शन बी सही होगा। निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो यहाँ पर कंदरिया महादेव चित्रगुप्त 64 योगिनी है, ये दशावतार नहीं है, आंसर यहाँ पर सी होगा। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में स्थित है और यह मंदिर गुप्तकालीन है। मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में बताना है कि यहाँ पर कौन सा कथन इसमें से सही है। यह कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा था। तो यहाँ पर पहला और चौथा इसमें सही है, ये दोनों गलत हैं, तो इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। बाकी आप यहाँ पर इसे डिटेल से इसमें देख सकते हैं। सूची 1 का यहाँ पर सूची 2 से मिलान करके बताना है कौन सा सही है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन बी होगा। ये हम इसे नीचे देख लेते हैं। स्तूप, ये सांची का स्तूप है, चित्रकारी बाग से संबंधित है। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति मथुरा से मिली है। दशावतार मंदिर ये देवगढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? तो खजुराहो का मंदिर है, सांची का स्तूप है, भीमबेटका की गुफाएं हैं, मांडू का महल नहीं है, आंसर यहाँ पर डी सही होगा। मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें से सत्य है। पहला है स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। लाड़खा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंध है। खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। सांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। तो यहाँ पर जो दिया गया है ये पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। इस प्रकार से सही ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी होगा। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो ये है ग्वालियर का तेली मंदिर, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? तो ये है कन्हेरी, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की बेहतर शैली का उदाहरण है? तो ये है होयसलेश्वर मंदिर, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? संगमरमर से, ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट
पालिताड़ा मंदिर अवस्थित है, तो ये है भावनगर। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काट कर बनाई गई, तो ये शैव धर्म। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं, तो ये हैं बौद्ध और यहाँ पर शैव से संबंधित हैं, तो इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। ऑप्शन डी सही होगा। एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? राष्ट्रकूट से। ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो ये है एलिफेंटा। ऑप्शन डी सही होगा। प्राचीन महाभारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? तो ये है बाघ गुफाएं। ऑप्शन ए सही होगा। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ पर हैं? नासिक, एलोरा और अजंता में। ऑप्शन ए सही होगा। निम्न स्थलों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो ये है अजंता। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन सी सही है। भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में बताना है, यहाँ पर कौन सा कथन सही है? बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनवाई गई थी। तो यहाँ पर केवल तीसरा सही है, पहला और दूसरा गलत है। इस प्रकार जो सही ऑप्शन इसमें होगा वो सी होगा। एलोरा के गुफा मंदिर संबंधित है, तो ये हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है, तो ये हिंदू, बौद्ध और जैन से संबंधित है। ऑप्शन डी होगा। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है, तो ये एलोरा में है। सी सही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तो ये है कैलाश मंदिर एलोरा का। ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित मंदिरों में से किसी शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो ये कैलाश मंदिर एलोरा का। ऑप्शन सी सही होगा। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये राष्ट्रकूट ने करवाया। ऑप्शन ए सही है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये है कृष्ण प्रथम। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वंश संबद्ध रहा है? तो ये है राष्ट्रकूट। ऑप्शन डी सही है। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश था, तो ये है कृष्ण प्रथम। ऑप्शन बी सही है इसमें। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो ये है जैन धर्म। ऑप्शन भी सही होगा इसमें। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? तो ये है औरंगाबाद में। ऑप्शन सी सही है इसमें। अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र औरंगाबाद में। ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित स्थलों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? तो ये है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ये सही होगा। यहाँ पर एक तरफ गुप्त मंदिर, एक तरफ स्थान है, तो मिलान करके बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन बी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। ईंट निर्मित मंदिर ये भीतर गांव कानपुर में स्थित है। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। शिव मंदिर भोगरा में है और विष्णु मंदिर केरल में स्थित है। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? तो ये है गुप्त कला। ऑप्शन बी सही होगा। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6ठी सदी के मध्य में हुआ था। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय सहायता दिया था? तो ये है वाकाटक। ऑप्शन सी सही है इसमें। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ज्यादा कथनों से। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अजंता गुफाएं बड़घोरा नदी की घाटी में स्थित हैं।
ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार करके बताना है इनमें से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है। तो अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर, ए और पहला और दूसरा होगा। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर भी होगा, ये सांची स्तूप इसमें नहीं होगा। निम्नलिखित किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है। तो ये बाघ और सांची, यहाँ पर सांची और बलसार में तो यहाँ पर बौद्ध गुफाएं नहीं है। सांची और बलसार में तो सी और डी यहाँ पर दोनों होगा। प्रश्नगत विकल्पों में अजंता महाराष्ट्र तथा बाघ मध्य प्रदेश में बौद्ध गुफाएं स्थित है, ये बौद्ध विहार है, जबकि सांची मध्य प्रदेश एवं बलसार में बौद्ध गुफाएं नहीं है। भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है, ये 3 कथनों में से कौन सा सही है। पट्टचित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है। मंजूषा चित्रकलाएं जूट एवं कागज के डिब्बों पर बनाई जाती हैं। पिथोरा चित्रकलाएं गुजरात एवं मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन सही नहीं है, तो ये हम नीचे डिटेल से देख लेते हैं। पट्टचित्र ओडिशा की चित्रकारी कला है, इसका मुख्य विषय भगवान जगन्नाथ मंदिर, कृष्ण लीला, दशावतार आदि है। मंजूषा चित्रकला भागलपुर अंग देश बिहार की चित्रकला है। मंजूषा का अर्थ बॉक्स होता है, यह बॉक्स जूट और पेपर कागज से सामान्य 8 स्तंभों से मंदिर आकार में निर्मित बॉक्स पर गुलाबी, हरे और पीले रंगों की चित्रकारी की जाती है। पिथोरा चित्रकला मुख्यतः मध्य प्रदेश और गुजरात की भील और भिलाला जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। इस प्रकार उपर्युक्त तीनों कथन सत्य है, लेकिन प्रश्नगत विकल्प डी में सभी चारों की बात की गई है, जबकि प्रश्न में केवल 3 ही कथन दिए गए हैं। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में से कौन सी बातें समान हैं। तो दोनों एक ही समयकाल में निर्मित हुए, पहला यहाँ पर सही नहीं होगा। दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, ये भी सही नहीं है। दोनों में शिलाकृत स्मारक है, तीसरा सही होगा। इस प्रकार ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें सही ऑप्शन ए होगा, ये हम नीचे देख लेते हैं। हम्पी ये कर्नाटक में है, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में, शिशुपालगढ़ ओडिशा में और अरिकामेडु ये पुडुचेरी में स्थित है। कोकार का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। नरसिंह देव वर्मन ने। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्नलिखित में से किसे काला श्याम पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कोकार का सूर्य मंदिर, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। ब्लैक पैगोडा कहाँ है। तो ये कोकार में है, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सूर्य मंदिर है। तो ये है कोकार मंदिर, ऑप्शन सी सही होगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ये है गुजरात में, ऑप्शन बी सही है इसमें। निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में से कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है। तो ये है मोढेरा, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। लिंगराज मंदिर अवस्थित है, तो ये है भुवनेश्वर में, ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है। तो ये है लिंगराज मंदिर, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। तो ये है उड़ीसा में, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है। नागर शैली में, ऑप्शन ए सही होगा। जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी है, तो लकड़ी की बनी है ये, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। अंकोर वाट का विश्व मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये है कंबोडिया में, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है। तो ये कंबोडिया में है, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल के दौरान हुए थे। तो ये है अंकोर वाट का मंदिर, ऑप्शन बी सही है। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ पर स्थित है। जावा में, ऑप्शन बी सही है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया। पल्लव, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था पल्लवों के द्वारा, ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। महाबलीपुरम का सप्त
रथ मंदिर बनवाया गया था, तो ये नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाया गया, ऑप्शन बी सही होगा। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? तो ये थे पल्लव, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो ये है द्रौपदी रथ, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। निम्न मंदिरों को कालक्रम में व्यवस्थित करके बताना है यहाँ पर कौन सा सही है, तो इसमें सही ऑप्शन डी होगा। ये हम नीचे मंदिरों के समय के साथ में देख लेते हैं। कालक्रम के अनुसार मंदिरों का निर्माण सप्त पैगोडा मामल्ल शैली में 640 से 674 ईस्वी में बना। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर रासिंग शैली में 674 से 800 ईस्वी में बना। बृहदेश्वर मंदिर राजा राज प्रथम के समय का है और गंगईकोट चोलपुरम मंदिर राजेंद्र प्रथम के समय का है। यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा। एक तरफ स्मारक दिया गया है, एक तरफ स्थान है, इसका मिलान करके बताना है कौन सा सही है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन डी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। एलिफेंटा महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ से प्राचीन गुफाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है, यहाँ से गोमटेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण चामुंड राय ने कराया था। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है, ये चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, यहाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। एक तरफ ऐतिहासिक स्थल है, इस तरफ राज्य है, यहाँ पे मिलान करके बताना है कौन सा सही है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन बी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, सोर टेम्पल तमिलनाडु में, हम्पी कर्नाटक में और मानस ये असम में स्थित है। इनमें बताना है कौन सा निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल सही दिया गया है, तो यहाँ पर खजुराहो मंदिर ये चंदेल के द्वारा बनवाया गया, ऑप्शन यहाँ पर जो सी है ये सही है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन इसमें ये होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं इसे। सारनाथ वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। इस घटना को बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आबू राजस्थान के दिलवाला के जैन मंदिर अपनी नक्काशी एवं सुंदर मीनाकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ में शंकराचार्य ने चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा की स्थापना करके ज्योतिर्मठ की स्थापना की। वैद्यनाथ धाम में भगवान शिव का मंदिर है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो इसमें ये होगा। ये मिलान आप संयम से कर सकते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके बताना है यहाँ पर कौन सा इसमें से सही सुमेलित है, तो यहाँ पर सही होगा बेसनगर शैव गुफा मंदिर, भाजा बौद्ध गुफा मंदिर, सित्तन वासल। यहाँ पे पूछा है कितने सही हैं, तो यहाँ पर केवल 2 सही हैं। ये कौन कौन से हैं ये हम नीचे देख लेते हैं। बेसनगर मध्य प्रदेश से भागवत धर्म से संबंधित साक्ष्य प्राप्त होता है। यहाँ पर ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई थी। इस प्रकार पहला जो है ये गलत है। भाजा गुफाएं भारत में बौद्ध वास्तुकला की सबसे अच्छी उदाहरण है। ये महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक गांव भाजा में स्थित है। सित्तन वासल गुफा मंदिर का निर्माण पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम ने जैन धर्म के लिए किया था। यहाँ पर अब आपको मिलान करके बताना है इसमें से कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। सूर्य मंदिर ये कोकाट में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, हवा महल जयपुर में और गोमटेश्वर की प्रतिमा श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है, तो ये होगा यहाँ पर अरसवल्ली। ऑप्शन यहाँ पर केवल पहला है, तो यहाँ पर ऑप्शन इसमें ए सही होगा, केवल ए सही है। बाकी आप यहाँ पर इसे डिटेल से स्वयं से भी देख सकते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन इसमें भी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। नालंदा ये विश्वविद्यालय है। सारनाथ अशोक स्तंभ है। सांची एक स्तूप है और कोकाट में सूर्य मंदिर है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से इनके बीच स्थित था, तो ये सिंधु तथा झेलम, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। सोनगिरी जहाँ 103 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट स्थित है, तो ये दतिया के, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा।
दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, तो ये माउंट आबू में है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। दिलवाड़ा जैन मंदिर है, तो ये है माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये राजस्थान में है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो ये हम्पी कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। नागर, द्रविड़ और बेसर ये है, तो ये भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है, मंदिर रचना शैली को। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है, तो ये है सीतापुर में। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। भारत की कला एवं संस्कृति के इतिहास के संदर्भ में बताना है, यहाँ पर इन युग्मों का आपको मिलान करके बताना है, इसमें से कौन सा यहाँ पर सही है। उपर्युक्त युग्मों में से बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो ये हम देख लेते हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा, जिसमें ऊपर की ओर अनेक दैवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए हुए हैं, तो ये अजंता में स्थित है। ये पहला वाला यहाँ पर सही है। दूसरा है प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के बारह अवतार की विशाल प्रतिमा, जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विशुद्ध सागर में उबारते दिखाए गए हैं, तो ये दूसरा वाला माउंट आबू में नहीं, दूसरा गलत है। विशाल गोलासमूह पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण ये मामल्लपुरम में है। यहाँ पर पहला और तीसरा सही है। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। बाकी आप यहाँ पर इसे डिटेल से देख सकते हैं। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था, तो ये है धौली स्थित शैलकृत हाथी। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। अब देखते हैं दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग से संबंधित प्रश्नों को। पहला है 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई, तो ये है विजयालय। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो ये है विजयालय। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में ये भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, तो ये है बृहदेश्वर मंदिर। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासन काल में चोल सम्राट राजराज प्रथम के। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था, कोरोमंडल तथा दक्कन के कुछ भाग में। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। चोलों की राजधानी थी, तो ये थी तंजौर में। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी, तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ये ग्राम पंचायत विलेज असेंबली के लिए। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए, तो ये ग्रामीण सभाओं के लिए। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था, तो ये था चोल के समय किसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी, तो ये है चोल। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। कुषाण ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा इसमें डी ए होगा यहाँ पर चोल। नेक्स्ट है कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो ये है चोल। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वे कहाँ पर है, तो ये उत्तर मेरूर। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, तो ये है ट्रुट्टवरियम। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा सही है। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता, तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवा तिथि प्रायः, तो ये चतुर्भुज है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है, तो ये है
नटराज की, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में से सबसे अधिक विख्यात हुई है नटराज देव की कांसे की प्रतिमाएं, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो ये है चोल कला का, ऑप्शन ए सही है। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो शिक्षक, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से बताना है कौन सा कथन इसमें सही होगा। यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने है, बाएं हाथ में एक महिला का। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो ये कुलोतुंग प्रथम, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो ये है चोल, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो ये हम नीचे देख लेते हैं। प्राचीन हिंदू राजवंशों के सभी सम्राट प्राय अपने जीवन काल में ही राज का चुनाव कर लेते थे, जो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। यह प्रवृत्ति चोल वंश में सर्वाधिक दिखाई देती है। निम्नलिखित चोल शासकों में से जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया वह कौन था? तो ये राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। गंगईकोट चोलपुरम की स्थापना किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो ये है राजेंद्र, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो ये है राज प्रथम, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? यही राज प्रथम, ऑप्शन ए सही है। चोल राजाओं में से किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो यही राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी सही है। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो यही कुलोतुंग प्रथम, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। कथन कारण है जिसमें कथन है हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है, क्योंकि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिसमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। यहाँ पर ए और आ दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार करके आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है। एरीपति ये भूमि होती है जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तो ये एरीपति यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर घटिका, प्राय मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय होते थे। तो यहाँ पर पहला और ये तीसरा सही है। ये तनियल यहाँ पे गलत दिया गया है। ये अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम नहीं होते थे। इस प्रकार यहाँ पे पहला तीसरा सही है, तो डी होगा। यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। एरीपत्ती चोल प्रशासन के अंतर्गत वह भूमि होती थी जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। 7वीं 8वीं सदी में दक्षिण भारत में घटिका प्राय मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय थे। चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग पूर्णम ग्राम संघ गठित किए जाते थे, जिन्हें तनियूर अथवा तकुरम कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो ये है नाना देशी और मणिग्राम। यहाँ पर सी और डी इसमें दोनों होगा, बाकी आप यहाँ डिटेल से देख सकते हैं। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को बेगी से जोड़ता है? तो ये है तगर, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। चाणक्य वंश के सबसे महान शासक कौन थे? तो ये है पुलकेशिन थे, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो ये है चालुक्य, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है चालुक्यों की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये थी वातापी में, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा।
कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? तो ये ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। संस्कृत के कवि नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन भी सही है यहाँ पर। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवनप्रिय शब्द द्योतक था? तो ये काली मिर्च का द्योतक था। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। हल्बी किस भाषा परिवार से संबद्ध है? आर्य। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। संगम साहित्य में तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है जो कि तमिल व्याकरण का है। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम का कार्य है व्याकरण पर। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। सिलप्पादिकारम का लेखक थे? तो ये थे इंगलो। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करके बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन इसमें डी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। तिरुकुरल ये दर्शन पर आधारित है। तोलकाप्पियम ये व्याकरण है। सिलप्पादिकारम में प्रेम कथा है और मणिमेखला ये एक बड़ी कथा है। शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है। उपर्युक्त संग्रह का क्या नाम है? जिसे तिरुमुराय कहते हैं। आंसर यहाँ पर इसमें डी सही होगा। परंपरा के अनुसार अलवरों और नैनरों की संख्या कितनी है? तो ये 12 और 63 है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? तो ये है अरिकामेडू। आंसर यहाँ पर डी सही होगा। पूर्वी भारत की प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था? तो ये है अरिकामेडू। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कोडू के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो ये है अरिकमेडू। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? अरिकामेडू से। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। एम्फोरा जार होता है एक? तो ये एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो ये है कदम्ब का। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो इसमें चेर चोल पांड्य थे, पल्लव नहीं थे। आंसर सी होगा। धार्मिक कवियों का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो ये तमिल में है। आंसर यहाँ पर भी सही होगा। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो ये है कुरल। आंसर यहाँ पर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? तो युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक नृत्य वर्ण करना। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। ये IAS 2023 का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था? तो यह है कंबन। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा सही है। तमिल क्षेत्र के सिद्धर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। यहाँ पर दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर सूची 1 में सूची 2 का मिलान करना है, तो इसमें सही ऑप्शन ए होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। गुप्त काल से संबंधित है देवगढ़, चंदेल संबंधित है खजुराहो से, चालुक्य संबंधित है ये बादामी की राजधानी थी, और पल्लव से संबंधित जो स्थल है ये है पनमलई। बाकी आप यहाँ पर इसे डिटेल से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो ये है मणिग्रामम। आंसर यहाँ पर इसमें डी सही होगा। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। नेक्स्ट है,
चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया, तो इसके बारे में हम नीचे देख लेते हैं। 1250 ईस्वी के आसपास होयसल और पांड्य राज्य ने चोल राजा राजेंद्र तृतीय को परास्त कर दिया था। चोल राजा पांड्यों की अधीनता में लगभग 1279 ईस्वी तक शासन करते रहे। इसके पश्चात चोल राज्य के स्वतंत्र अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मलिक काफूर ने लगभग 1310 ईस्वी में दक्षिण की विजय की। इसमें उसने यादव, काकती, होयसल, पांड्य आदि राजाओं को जीता था। फिर भी प्रश्नानुसार इसका निकटतम उत्तर यहाँ पर डी हो सकता है। संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था, तो ये कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विख्यात था। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। उदयनजीरल किस वंश से संबंधित था, तो ये चेर वंश से। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। पांड्य राज्य की जीवा रेखा कौन सी नदी थी, तो ये थी वेंगी नदी। ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे, तो यहाँ पर होंगे तोंडी और मुसिरी। यहाँ पर तीसरा और चौथा होगा। ये पुहार और कोरका नहीं होंगे। आंसर यहाँ पर इसमें सी सही होगा। बाकी आप यहाँ पर इसे डिटेल से देख सकते हैं। इसमें नौरा, तोंडी, मुसरी, नेली संडा ये पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुहार और मुचिरी किस रूप में विख्यात थे, तो ये पत्तन थे। ऑप्शन यहाँ पर इसमें भी सही होगा। ये IAS 2023 का प्रश्न है और ये 2012 यूपी PCS का प्रश्न था। संगमकालीन साहित्य में कौन को मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे, तो ये राजा के लिए। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। तृतीय संगम हुआ था, तो ये मदुरई में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, उन्हें आर्य बनाया, तो ये है अगस्त्य। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। एक तरफ यहाँ पर सूची 1 में राजवंश दिए गए हैं, सूची 2 में उनके यहाँ पर ये राजधानी है, इसका मिलान करना है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो यहाँ पर ए होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। चालुक्यों की राजधानी बादामी थी। पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्यों का सबसे प्रतापी राजा था। रवि कीर्ति द्वारा रचित एक और प्रशस्ति से पुलकेशिन द्वितीय का विस्तृत इतिहास ज्ञात होता है। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। हर्ष ने अपनी बहन राजश्री के साथ संयुक्त रूप से कन्नौज पर शासन किया था। पांड्यों की राजधानी मदुरई थी। तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करके यहाँ पर आपको इनका प्राचीन काल से आरंभ कर सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। इसके बाद गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। इसके बाद राजभोज के अधीन प्रतिहारों का उदय और इसके बाद परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा। आप यहाँ पर इसे डेट वाइज देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य उसकी राजधानी से यहाँ पर सुमेलित नहीं है। पल्लव की थी कांचीपुरम, पांड्य की मदुरई, चेर की पुडुचेरी नहीं थी, ये गलत है। चोल का तंजौर और होयसल का द्वार समुद्रम था। चेर राज्य आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। चेर की राजधानी वांची या फिर वांची थी। बाकी सभी सही है। निम्नलिखित पल्लव शासकों का उनके राज्य काल को दृष्टिगत रखते हुए काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएंगे महेंद्र वर्मन। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं इनके डेट वाइज। महेंद्र वर्मन प्रथम का समय है 600 से 630 ईस्वी के मध्य। नरसिंह वर्मन प्रथम का समय है 630 से 668 ईस्वी के मध्य। परमेश्वर वर्मन प्रथम का समय है लगभग 670 से लेकर 700 ईस्वी के मध्य और नंदी वर्मन द्वितीय का समय है 731 से लेकर के 795 ईस्वी के मध्य। तो यहाँ पर जो सही आंसर उसमें होगा वो ए होगा। निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो ये है
मातवालिन, ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। किस राज्य ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया, तो ये है चालुक्य, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी भेज दिया था, तो यह है चालुक्य राजा कुमारपाल, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी, तो ये थी वनवासी, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था, तो ये होगा मोटुपल्ली, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था, तो ये है पांडे, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे, चेरो ने, ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर स्थित है, तो ये मदुरई में है, ऑप्शन ए सही है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मदुरई में। सुमेलित करना है यहाँ पर आपको, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर सही ऑप्शन इसमें बी होगा। मीनाक्षी मंदिर मदुरई बालाजी विश्वनाथ में स्थित है। इसके बाद वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल आंध्र प्रदेश में स्थित है। महाकाल उज्जैन में और बेलूर ये हावड़ा पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर सही ऑप्शन बी होगा। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं, तो इन्हें गोपुरम कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। अब देखते हैं प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित प्रश्नों को। पहला है इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है, हेरोडोटस से, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करके बताना है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। अष्टाध्यायी पाणिनि से संबंधित है। महाभाष्य पतंजलि की रचना है। निरुक्त व्यास की है और वार्तिक ये कात्यायन की रचना है। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो ये विशाख दत्त है, ऑप्शन बी सही होगा। मुद्रा राक्षस के जो रचयिता है ये विशाख दत्त है। निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई, तो ये है अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस, ये सभी लिखी गई हैं। आंसर यहाँ पर डी सही होगा। 10 कुमार चरितम के रचयिता थे, तो ये थे दंडिल, ऑप्शन यहाँ पर इसमें भी सही है। बाकी यहाँ पर आप सभी जो सूरदास, दंडिल, तुलसीदास, कालिदास, भवभूति, कुमारदास की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको स्वयं से देखना है। 10 कुमार चरित किसने लिखा, तो ये लिखा है दंडी ने। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा, तो ये कालिदास ने लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था, तो ये है जानकी हरण, जो लिखा है ये है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम और कुमार संभवम। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है, तो ये है उत्तर रामचरितम, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। जो लिखा है इन्होंने वो है मेघदूतम, कुमार संभवम और ऋतु संहारम। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है नाट्य शास्त्र से, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। आपको सुमेलित करके बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। अष्टाध्यायी के रचयिता व्याकरणाचार्य पाणिनि थे। अष्टाध्यायी उनकी प्रसिद्ध कृति है। कामसूत्र के लेखक कात्यायन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। कल्हड़ ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा था। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है, राजतरंगिणी। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है, ऑप्शन सी होगा। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई, पाणिनि के द्वारा, ऑप्शन बी सही है। कल्हड़ की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौड़ बाहो लिखी थी, तो ये वाकपति द्वारा लिखी गई, ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। एक तरफ लेखक है, एक तरफ रचनाएं हैं, मिलान करके बताना है कौन सा सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम, हर्ष की है नागानंद, कालिदास के मालविकाग्नि मित्रम और राजशेखर की रचना है कर्पूर मंजरी। किरातार्जुनीय ये पुस्तक किसने लिखा था, भारवी ने, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा
सूत्र लिया है तो ये होंगे यहाँ पर नैषधीय चरित और किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वध। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा होगा, ये 10 कुमार चरित नहीं होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। बाकी आप यहाँ पर इसे डिटेल से स्वयं से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिलान करके बताना है कौन सा सही है, जिसमें सी ऑप्शन सही होगा। ये हम नीचे डिटेल से देख लेते हैं। विशाख दत्त ये नाटककार थे। मुद्रा राक्षस इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनके देवी चंद्र गुप्तम नाटक से रामगुप्त की ऐतिहासिकता पर प्रकाश पड़ता है। वराह मिहिर गुप्त युगीन खगोल शास्त्री थे। बृहद जातक, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता आदि इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। चरक कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। राज चरक संहिता चिकित्सा संबंधी शास्त्र पर आधारित है। इनकी ये प्रसिद्ध कृति है। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत एवं खंड खाद्य की रचना की है। नेक्स्ट यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर नहीं दिया गया, यहीं पर देखना होगा हमें। तो जो चरक है ये चिकित्सा पर आधारित पुस्तक है। ब्रह्मगुप्त की जो पुस्तक है ये गणित पर आधारित है। वराह मिहिर की ज्योतिष पर और विशाख दत्त की जो पुस्तक है ये नाटककार है। नेक्स्ट है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो ये है चिकित्सा। ऑप्शन सी सही होगा। चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है, तो 120 अध्याय 8 खंड। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। निम्न में से कौन सी वराह मिहिर की रचना नहीं थी, तो ये बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका, बृहद जातक की अमरकोश नहीं थी। आंसर यहाँ पर डी होगा। वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये कामंदक के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कालिदास की रचना है रघुवंश, हास की स्वप्नवास वदत्तम, सुबुंसु की ये कादम्बरी नहीं है, हस्त की रचना रत्नावली है। ये कि कादम्बरी ये रचना बाणभट्ट ने की थी, ना कि सुबुंसु ने। बाकी सभी सही है। सुबंधु ने नहीं की थी, बाणभट्ट ने की थी, बाकी सभी सही है। सुबंधु संस्कृत भाषा के एक कवि थे। ये वासवदत्ता की रचयिता है। मिलिंद पन्हु ये एक पाली ग्रंथ है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हु किस हिंद यमन शासक पर प्रकाश डालता है, तो ये है मीनांडर। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु थे, तो ये है नागसेन। ऑप्शन सी सही होगा। मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु थे, तो ये है नागसेन। ऑप्शन यहाँ पर इसमें भी सही होगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार करके बताना, इसमें से कौन कौन से जैन ग्रंथ हैं। तो यहाँ पर जो जैन ग्रंथ है इसमें वो होंगे परिशिष्ट पर्वन और त्रिषष्टि लक्षण महापुराण। यहाँ पर दूसरा और चौथा होगा। इस प्रकार ऑप्शन यहाँ पर इसमें भी सही होगा। बाकी आप यहाँ पर डिटेल से देख सकते हैं। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, ये है मिलिंद पन्हु। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। एक तरफ दरबारी कवि दिए गए हैं, एक तरफ राजा है, तो यहाँ पर ऑप्शन इसमें भी सही होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। अमीर खुसरो ये दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय के। कालिदास थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। हरिसेन थे समुद्रगुप्त के शासन काल में। और बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के समय। राज तरंगड़ी के लेखक कलहड़ के समय शासक कौन थे, तो ये थे जयसिंह। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। कलहड़ कृत राज तरंगड़ी में कुल कितने तरंग है, तो 8 है। ऑप्शन ए सही होगा। कलहड़ की राज तरंगड़ी को किसने आगे बढ़ाया, तो ये है जोन राज एवं श्रीवर। ऑप्शन डी सही होगा। सौंदरानंद किसकी रचना है, अशोक घोष की। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक हैं हर्षवर्धन। ऑप्शन डी सही होगा। हर्ष ने निम्नलिखित में से किनकी रचना किया है, तो इन्होंने किया है प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा होगा। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है।
निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई? तो ये है प्रियदर्शिका, ऑप्शन डी सही है। 4 ग्रंथों में से कौन विश्वकोशी ग्रंथ है? तो ये है बृहत संहिता, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। इसकी रचना वराह मिहिर ने संस्कृत में किया था। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तकमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये नाटककार थे, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। निम्नलिखित में से आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है। मृच्छकटिकम ये शूद्रक की रचना है। बुद्ध चरित के जो लेखक हैं ये वसुबंधु नहीं है, मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त है और हर चरित के रचयिता बाणभट्ट थे। यहाँ पर दूसरा गलत है, बाकी सभी सही हैं, ऑप्शन बी सही होगा। जो बुद्ध चरित है इसके जो रचयिता है ये कनिष्क के राजकवि एवं बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, ना कि यहाँ पर वसुबंधु। बाकी सभी सही है। प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में विचार करके बताना है कौन सा यहाँ पर सही है। पाणिनि पुष्पमित्र शुंग से संबंधित है, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तो यहाँ पर केवल तीसरा सही है, बाकी सभी गलत है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। एक तरफ ग्रंथकार है, एक तरफ मूल ग्रंथ है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर बी सही होगा। ये हम नीचे डिटेल से देख लेते हैं। गुप्त युगीन प्रख्यात ज्योतिषाचार्य वराह मिहिर की सर्वप्रमुख रचना बृहत संहिता है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक विशाख दत्त द्वारा लिखित है। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा है तथा विक्रमांक देवचरित बिलहड़ की कृति है, जिसमें कल्याणी के चालुक्यवंशी नरेश विक्रमादित्य खट का चरित्र वर्णन है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में विचार करके बताना है यहाँ पर कितने सही सुमेलित हैं। एक तरफ साहित्य कृति दी गई है, एक तरफ रचनाकार है, तो यहाँ पर केवल 2 हैं। ये कौन कौन से हैं हम नीचे देख लेते हैं। देवचंद्र गुप्त की है विशाख दत्त, देवचंद्र गुप्त ये रचना है विशाख दत्त की। हम्मीर महाकाव्य नए चंद सूरी की रचना है, मिलिंद पन्हु नागसेन की है। और नीति वाक्यामृत ये सोमदेव सूरी की रचना है। निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? तो ये है पद्मगुप्त का नवसाहसांक चरित, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, उदयपुर प्रशस्ति। उपर्युक्त सभी होंगे, आंसर यहाँ पर डी सही होगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी ये हर्ष की रचना नहीं है, बल्कि इसकी जो रचयिता है ये राजकवि एक थे, राजशेखर थे एक, उन्होंने इसकी रचना किया था। मालविकाग्नि मित्रम के रचयिता है कालिदास, मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त, सौंदरानंद के अश्वघोष हैं। शाकुंतलम किसने लिखा है? तो ये कालिदास ने लिखा है, ऑप्शन सी सही होगा। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? तो मृच्छकटिकम नहीं है, इसके रचयिता शूद्रक हैं। बाकी सभी ऋतु संहारम, मेघदूतम, विक्रमोर वसीयम ये सभी कालिदास की रचनाएं हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्रम नाटक का नायक कौन था? तो ये थे अग्निमित्र, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। ये जो अग्निमित्र शुंग ये शासक पुष्पमित्र शुंग का एक पुत्र था। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो ये है मालविकाग्नि मित्रम, ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। स्वप्नवास बदत्ता के लेखक है भास, ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? तो ये है जयदेव, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ये है लक्ष्मण सेन, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। गीत गोविंद का रचयिता कौन था? तो ये है जयदेव, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। एक तरफ रचनाएं है, एक तरफ विषय है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन बी सही होगा। ये हम नीचे डिटेल से देख लेते हैं। अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान से संबंधित है। 10 रूपम नाट्यकला से, लीलावती गणित से एवं महाभारत से व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यहाँ निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये गीता में कहा गया है, ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा।
उस स्रोत के बारे में बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है, तो ये है संगम साहित्य। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है, तो ये महाभारत में। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ, तो ये है पंचतंत्र। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई थी, तो ये विश्व शर्मा द्वारा लिखी गई। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। एक तरफ लेखक है, एक तरफ ग्रंथ है, यहाँ पे मिलान करके बताना है कौन सा सही है, जिसमें ऑप्शन भी सही होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। सर्ववर्मा, ये इनकी रचना है। का तंत्र सूत्रक की है मृच्छ कटिकम, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा और कलहड़ की है राज तरंगिणी। प्राचीन भारत इतिहास के संदर्भ में बताना है। यहाँ पे ये 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है यहाँ पर मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दाएं भाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। पहला गलत है। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति का अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाएं भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। तो ये दूसरा यहाँ पर सही होगा। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दाएं भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। यहाँ पर केवल दूसरा सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। बाकी आप यहाँ पर इसे डिटेल से स्वयं से भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, तो ये है भास्कर। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। लीलावती के लेखक भास्कर द्वितीय थे, तो ये गणितज्ञ थे। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक हैं, तो ये है भास्कराचार्य। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। आर्यभट्ट थे, तो ये भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज किया था, तो ये आर्यभट्ट ने। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। मध्य विलास प्रहसन का लेखक कौन था, तो ये है महेंद्र वर्मन। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। ललित विग्रह राज नाटक की रचना किसने किया था, सोमदेव ने। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है, तो ये वायु पुराण में बताया गया है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे, तो ये थे मनु। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है, तो ये मनु को। ऑप्शन बी सही होगा। शून्य का आविष्कार किया था, तो ये किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। ऑप्शन डी सही होगा। शून्य की खोज किया था, तो भारतीयों ने किया था। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, लाइफ ऑफ फेंगसांग। यहाँ पर ये हुई ली से संबंधित है। द नेचुरल हिस्ट्री के बारे में देखें तो इसके लेखक प्लिनी द एल्डर थे, तो इस प्रकार से ये टॉलेमी नहीं थे, ये गलत होगा इसमें। हिस्टोरियन फिलिप पिकल के लेखक पाम्पे इस फ्रोगल है और द हिस्टरीज के हैं हेरोडोटस। निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। ऑप्शन बी सही होगा। अब देखते हैं पूर्व मध्य काल 800 से 1200 ईस्वी के मध्य संबंधित प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये है पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था, वह था विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। स्वर्ण भूमि का महाराजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूध द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था, तो ये है बाल पुत्र देव। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था, सारनाथ में। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा।
हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। सूर्यवंशी ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सही है। आल्हा उदक संबंधित है महोबा से, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। पृथ्वीराज रासों के लेखक कौन है? तो ये है चंद्रबरदाई, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो ये है जयानक, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अब्दुल रहमान की जो रचना है यहाँ पर पहला ही गलत है। हमीर रासों की रचना सारंगधार ने किया था, ना कि अब्दुल रहमान ने। चंद्रबरदाई की रचना चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों की रचना किया। जगनीक ने आल्हा खंड की और नरपति लाल ने रचना किया बीसल देव रासों की। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली देलही शहर की स्थापना किया था? तो यह है तोमर वंश, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। जैसाल भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। धंगदेव किस वंश का शासक था? तो यह है जेजाल भुक्ति के चंदेल के, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्नलिखित शासकों का सही यहाँ पे नाम के अनुसार काल क्रमानुसार संयोजित करके बताना है। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ये हम नीचे डेट वाइज देख लेते हैं। यशोवर्मा का समय है 930 से 950 ईस्वी, धंग का 950 से 1002 ईस्वी, विद्याधर का 1019 से 1029 ईस्वी और कीर्तिवर्मा का समय है 1060 से 1100 ईस्वी के मध्य। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? परमार राजा भोज ने, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। कुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, तो ये उत्तर बंगाल में थी, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये है गोपाल, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? तो ये था बिहार में, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो ये है धर्मपाल, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया था? धर्मपाल ने, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। उस 5 शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया, तो ये है धर्मपाल, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? धर्मपाल के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? पाल वंश के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये है धर्मपाल, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी धर्मपाल ने, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो ये है धर्मपाल, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में से आज के किस राज्य में अवस्थित था? तो ये है बिहार में, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में बताना है यहाँ पर कौन सा कथन, आपको इसमें से गलत कथन बताना है। पहला है यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, तो यहाँ पर जो पहला कथन है इसमें ये ही कथन गलत है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने किया था। बौद्ध धर्म का ब्रजयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, तो यहाँ पर पहला और दूसरा ये दोनों ही गलत है। यहाँ पर तीसरा ये सही है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अनेक विषय भी पढ़ाए जाते थे, तो यहाँ पर तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा गलत है। तो यहाँ पे गलत पूछा है, तो हमारा आंसर यहाँ पर सी सही होगा। बाकी आप यहाँ पर इसे डिटेल से इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? तो ये है गोपाल और नंदीवर्मन पल्लव मल्ल, ऑप्शन यहाँ पर इसमें 2-4 होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? नालंदा था, विक्रमशिला, उदयपुर था, तक्षशिला नहीं था, आंसर यहाँ पर सी होगा। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? तो ये है दंती दुर्ग, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ का धार्मिक कार्य करवाया था? तो ये है दंती दुर्ग, ऑप्शन यहाँ पर
सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ? तो ये है अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। महानतम प्रतिहार राजा थे तो ये थे मिहिर भोज। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किनकी उपाधि आदि वराह थी? तो ये है मिहिर भोज। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। राजा मिहिर भोज के संबंध में क्या सही नहीं है? वे नाग भट्ट द्वितीय के पुत्र थे तो ये पहला ही गलत है। उनके साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। अरब यात्री अल मसूदी उन्हें राजा बौरा का नाम दिया था। तो यहाँ पर पहला गलत है, बाकी सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी होगा, क्योंकि हमसे यहाँ पर सही नहीं पूछा है। बाकी आप यहाँ पर इसे डिटेल से देख सकती हैं। निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। वत्सराज का समय है 775 से 800 ईस्वी। नागभट्ट द्वितीय का समय है 800 से 833 ईस्वी। महेंद्र पाल प्रथम का समय है 885 से 910 ईस्वी और महिपाल प्रथम का 912 से 944 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो इसमें नागभट्ट द्वितीय है, देवपाल है, महेंद्र पाल प्रथम है, ये भरत भट्ट प्रथम नहीं है। आंसर यहाँ पर डी होगा। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? तो ये है घोष प्रथम। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ये कुमार पाल की। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। निम्नलिखित में से किससे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो ये है लक्ष्मण सेन को। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा किया गया था? तो सेनों के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधि वेत्ता है? तो ये है विज्ञानेश्वर, हेमाद्री और जिमूदिवाहक राजशेखर नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन इसमें सी सही होगा। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे? तो ये थे महिपाल और महेंद्र पाल प्रथम। ए और सी यहाँ पर बी और सी दोनों होगा। आंसर यहाँ पर बी और सी दोनों होगा। यहाँ पे एक तरफ राजवंश है, एक तरफ राजधानी है, मिलान करना है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है, किंतु वास्तविक संस्थापक वत्सराज था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक वीरभोज था। प्रतिहारों की जो राजधानी थी ये कन्नौज थी। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। तंजावुर चोलों की राजधानी थी। परमार वंश का वास्तविक संस्थापक सियर द्वितीय था। परमारों की राजधानी धारा थी। चालुक्य अथवा सोलंकी अग्निकुलीन राजपूत थे। इस वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। सोलंकियों की राजधानी अनहिलवाड़ थी। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बताना है कि उपयुक्त युगों में से कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है। तो यहाँ पर कितने युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पर केवल 2 सुमेलित है। ऑप्शन इसमें बी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। एक तरफ राजा है इसमें और एक तरफ उनके राजवंश है। नन्नुक चंदेल वंश का संस्थापक था। जयशक्ति भी चंदेल वंश का शासक था। नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। भोज परवार वंश का शासक था। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किया था नागभट्ट प्रथम ने। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, तो ये थे गुर्जर, पाल और राजपूत। इसमें चोल शामिल नहीं थे। इस प्रकार से सही ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो ये चोल नहीं थे। आंसर डी होगा। महोदया किसका पुराना नाम है? तो कन्नौज का है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? कन्नौज को। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो यह गोविंद तृतीय। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। एक तरफ पूर्व मध्य कालीन उत्तर प्रदेश के शहर, एक तरफ वर्तमान अवस्थिति है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो
यहाँ पर आंसर डी होगा, ये हम नीचे देख लेते हैं। कोयल या कोयल ये अलीगढ़ में स्थित है, महोत्सव नगर महोबा में, महोदय श्री कन्नौज में और जेजाग मुक्ति बुंदेलखंड में है। निम्नलिखित में से किसे खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो ये है जय सिंह सिद्धराज। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी ईस्वी के प्रथम चरण में उपेंद्र अथवा कृष्णराज नामक व्यक्ति ने किया था। धारा नामक नगरी परमार वंश की राजधानी थी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी कनकपाल माना है, जबकि इस प्रश्न का सही उत्तर उपेंद्र अथवा कृष्णराज होगा। तो ये कनकपाल आप यहाँ देख सकते हैं, ये गलत है। राजा भोज ने शासन किया था धारा पर। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी? तो ये है भोज। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है, तो ये है भगवती सरस्वती। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो ये है गांगेय। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगेय एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया था? तो ये है अलबर्नी। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। एक तरफ प्रसिद्ध स्थान है, एक तरफ क्षेत्र है, यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। इसमें केवल दूसरा वाला और पांचवा वाला सही है, बाकी गलत है। बाकी हम नीचे डिटेल से देख लेते हैं। ये बोध गया बिहार में है, खजुराहो बुंदेलखंड में, शिरडी अहमदनगर महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में, तिरुपति रायलसीमा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गौड़ वहू के रचयिता थे? तो वाक्यपति। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? ये भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र वाटर व्हील को। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? तो ये सुल्तान जैनुल आबिदीन है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो ये शाही खान नाम था। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये है नान्यदेव। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये है हरि सिंह। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। पुरुषपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? सोमेश्वर प्रथम के। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। इस बुक में दिए गए अन्य टॉपिक से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक